द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में हम आपको मिलवाने के लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के जिलाधिकारी हैं सीनियर आईएएस जेबी सिंह साहब, जिनके साथ इस समय हम मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि जेबी सिंह साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कब से इस सेवा में आए और ये जो चुनौती है कोविड की, किस तरह से उनके नेतृत्व में इटावा का जिला प्रशासन इस चुनौती का सामना कर रहा है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका द इंडियन ओपिनियन में। सिंह साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इस सेवा में आने के पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? नहीं, मैं मूलतः जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद लखनऊ में राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। तत्पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी किया। मेरा पहला चयन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ और मैं लगभग 2 साल तक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा, लेकिन कालांतर में कैडर से संतुष्ट न होने के कारण मैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा में आ गया और मुझे 2005 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिला है। और इटावा पोस्टिंग के पूर्व मैं जनपद गोंडा में जिलाधिकारी रहा। उसके पूर्व शासन के विभिन्न विभागों में मैंने सेवा दी है अपनी, चाहे वो विकास प्राधिकरण रहा हो, चाहे आवास विकास परिषद रहा हो या ईसीडीएस रहा हो, मंडी हो, रोडवेज हो, तो बहुत सी विभागों में मैंने सेवाएं अपनी दी हैं और लगभग 1.5 साल यहाँ भी मुझे हो गया है। डीएम साहब, निश्चित तौर पर आप आईएफएस में भी रहे और पीसीएस में तमाम दायित्वों का निर्वहन किया और 2005 से ऑल इंडिया सर्विसेज में आप आए। गोंडा जैसे महत्वपूर्ण जनपद की भी आपने सेवा की बतौर जिलाधिकारी, तो एक व्यापक अनुभव जुड़ गया है आपके कैरियर के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ। कोविड जैसा समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अपने जीवन में और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी एक नई चुनौती रही। हालांकि अब कई महीने बीत गए हैं इसका सामना करते हुए, लेकिन निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व समय, एक अभूतपूर्व ये काल है कोविड के रूप में और एक बिल्कुल नई चुनौतियां, लोगों को संक्रमण से बचाना और पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम जो है वो हेल्थ के मोड में काम कर रहा है। सारी चीज़ें गौड़ हैं इस समय, स्वास्थ्य रक्षा, जीवन रक्षा वो एक बड़ी प्राथमिकता है। तो किस तरह से अपनी पूरी टीम को इस नई चुनौती के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी संक्रमित हो जाते हैं तो मनोबल भी गिरने का खतरा रहता है? नहीं, निश्चय ही पिछले 5-6 महीने बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। जो आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं और जो भी व्यवसाय थे सब लोगों ने शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, एक महामारी है जो धीरे धीरे काफ़ी लोगों को संक्रमित किया उसने, लेकिन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और जितने भी जुड़े हुए विभाग हैं सब ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया इस जनपद में। और प्रतिदिन सुबह और शाम को 2 बार मीटिंग मैं करता हूं अपने संबंधित सभी अधिकारियों का और इस पे जोर दिया जाता है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, सर्विलांस है, डोर टू डोर सर्वे है, इसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा है और उनकी जाँच कराई जाती है और जिनमें सिम्टम नहीं होते उनको हमारी आरआरटी टीम घर में ही रहने के लिए सलाह देती है और जो भी ज़रूरी उनको दवाएं लेनी होती है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। जिनमें कोई सिम्टम होते हैं उसको हम लोग L2 या आवश्यकता होती है तो L3 हॉस्पिटल जैसा FI में वहाँ हम उनको शिफ्ट कराते हैं। और जो मरीज हमारे होम आइसोलेशन में भी रहते हैं उनसे पर डे सुबह शाम 2 बार हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से उनसे बात की जाती है, उनका हालचाल लिया जाता है। यदि उनको कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उनको तत्काल हम L2 या L3 हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो स्थितियाँ नियंत्रण में हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है हमें क्या करना है। लोग अब आते भी हैं, जिनको कोई सिम्टम आते हैं तो स्वयं ही जांच के लिए आगे आ रहे हैं। तो स्थितियों में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हम परेशान होने की ज़रूरत है। आम जनता को भी हम लोगों ने समय समय पर विभिन्न माध्यमों से बताने का प्रयास किया है कि आप इससे डरें नहीं, सावधानियां बरतें, मास्क पहने भीड़ भाड़ इलाकों में, खुद पहने, दूसरों को भी प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी हम लोग, हमारी पूरी टीम जनता की सेवा के लिए लगातार प्रयासरत है। शुरू में लोग ये कह रहे थे कि जांच पर्याप्त नहीं हो रही है, लेकिन अब जांच की रफ्तार भी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में काफ़ी बढ़ गई है और यही माना जाता है कि जो संख्या काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है क्योंकि टेस्टिंग अब बहुत इजी हो गई है। फ्री टेस्टिंग
कई स्थानों पे हो रही है, मोबाइल वैन्स के माध्यम से हो रही है। एक चिंता लोगों की है कि होम आइसोलेशन का विकल्प मिलने से कुछ लोड तो कम हुआ है, जो L1 सेंटर का थे या L1 का कॉन्सेप्ट अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, लेकिन L2 L3 में ICU बेड्स खास तौर पे जो मरीज़ गंभीर हो जाते हैं उनके लिए अपनी क्षमताओं में कितना विस्तार किया जा रहा है कि जो जनसंख्या है, जो लोग संक्रमित आ रहे हैं, वो निश्चिंत हो सकें कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। नहीं, निसंदेह आप सही कह रहे हैं कि L1 का कोई कंसेप्ट अब नहीं रह गया है, इसलिए L1 अस्पताल ज़्यादातर ख़त्म कर दिए गए हैं। L1 का विकल्प होम आइसोलेशन ही है। जिनके घर में जगह है, शौचालय है, कमरा है, तो होम आइसोलेशन ही उनको हिदायत दी जाती है। बाकी जो लोगों के सिम्टम हैं उनको हम L2 हॉस्पिटल L3 में शिफ्ट करते हैं। L3 हमारे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है सैफई विश्वविद्यालय में। हमारा L2 जो है हमने MCH विंग जो है यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, अभी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर हमारे 4 वेंटिलेटर आ चुके हैं और इंस्टॉल भी हो गए हैं, और बाकी जो भी सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए उस सब चीज़ को हम लोगों ने प्रिपेयर करके करा दिया है। हमारी डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ है, और कुल जहाँ तक जांच की एक बात कही तो पर डे हम लोग 1700-1800 जांचें कर रहे हैं, और इधर कुछ दिन से जब जांच की संख्या बढ़ी तो पॉजिटिव केसेस आने की भी संख्या बढ़ी, लेकिन उसी रफ्तार से ठीक होने की भी संख्या बढ़ी है। आज 71% से ज़्यादा हमारी रिकवरी रेट है, और जो मॉर्टलिटी रेट है 1.61 है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में शायद ये समाप्ति की ओर जा रहा है। अच्छा, इटावा जनपद के बॉर्डर्स मध्य प्रदेश से भी लगे हुए हैं और नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी आवागमन, इंटरस्टेट मूवमेंट भी है। तो हालांकि अब काफ़ी सरकार ने अनलॉक में चीज़ों को आसान कर दिया है, आवागमन को लेके कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो आवागमन है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार की ट्रेसिंग या स्क्रीनिंग या एकदम टोटल फ्री मूवमेंट है, और उसकी वजह से अगर कहीं पेशेंट्स आते हैं, बाहर से संक्रमण आता है, तो उसको लेके कोई नीति है या बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है उसको? नहीं, अगर किसी व्यापारिक गतिविधियां अगर हमने वो खोली हुई हैं, अगर वो अपना सामान लेके जा रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं होता। उसको सिम्टम आएगा तो खुद ही अपनी जांच कराएगा। इसलिए अगर हम बॉर्डर पे चेकिंग या कोई ऐसा माध्यम शुरू कर देंगे तो फिर जाम लगेगी, संभावना रहेगी, आर्थिक गतिविधियों भी प्रभावित होंगी। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था फ़िलहाल आज की स्थिति में नहीं है। अच्छा डीएम साहब, क्या मानते हैं, जो आपका लंबा कार्यकाल रहा प्रशासन में, ये जो वक्त है, तमाम अफसरों से हम लोग बात करते हैं, व्यक्तिगत क्या राय है इस टाइम में, एक टीम लीडर के रूप में, एक जिलाधिकारी के रूप में कितनी चुनौतियों का एहसास खुद करते हैं, और क्या सावधानी आप खुद भी बरतते हैं, आप और आपके साथ जो आपकी अपनी टीम है उनका मनोबल ऊँचा रहे, संक्रमण से भी खुद को भी बचा के रखना है और बेहतर सेवाएँ भी देनी है? नहीं, हमारी जो पूरी टीम है, एक तो हम लोग जब सुबह शाम बैठते हैं तो आपस में हर विषय पर चर्चा करते हैं, और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई हम दूसरे की सेवा तभी कर सकते हैं जब खुद हम अपने को सुरक्षित रखें। इसलिए मैं अपने सभी टीम मेंबर्स को सलाह हमेशा देता हूं कि पहले अपने को सुरक्षित रखिए, और जैसे अपने को सुरक्षित रख रहे हैं उसी तरह सामने वाले को भी सुरक्षित रहने की सलाह दीजिए, और इसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा कि जब परिवार के साथ बैठते हैं, जब इन दायित्वों के बाद घर में परिवार में बैठते हैं, तो वहाँ पर परिवार की भी चिंताएं होती होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आप नेतृत्व भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कई जो सूचनाएं आई हैं तमाम अफसरों के बारे में कि वो संक्रमित हुए हैं, कुछ दुखद सूचनाएं भी आई हैं, लोगों का निधन भी हुआ है। तो किस तरह से अपनी फैमिली को भी आपको एक भरोसा देना है, और आप क्या मानते हैं ये कितना कठिन समय है और नए अफसरों के लिए सीखने का कितना बड़ा अवसर है? नहीं, सही कह रहे हैं कि परिवार से तो सुबह शाम हमेशा संपर्क रहता है, और वो भी सावधानियां बरत रहे हैं, और सावधानी बरतने के साथ साथ जो जिस काम में लगा है वो काम भी कर रहा है। बच्चे हैं, अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, आगे कंपटीशन है, उनका एग्ज़ाम है, सावधानियां बरतते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सावधानी बरतने की सलाह देता हूं, खुद बरतता हूं, उनको भी यही सलाह देता हूं, और यही बेहतर तरीका है और संक्रमण से बचने के लिए। युवा अफसरों के लिए, युवा कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं, उनके लिए ये जो काल है, ये जो टाइम है, सीखने का, देश की सेवा करने का कितना बड़ा मौका है? नहीं, एक ये ऐसी चुनौती, ऐसा अवसर है जो शायद पहले कभी लोगों ने नहीं देखा था। इसलिए नए लोगों को जो मेरी ये सलाह है कि अति उत्साह में असावधानी न बरतें, सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि हमको काम भी करना है, विकास के भी काम शुरू हो चुके हैं, बाकी अन्य जो भी नॉर्मल काम वो भी शुरू हो चुका है, जो
MSME के माध्यम से हम लोगों को रोज़गार देना है, लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना है, उसका भी प्रयास चालू है। तो हर काम कर रहे हैं, लेकिन वही कर अति उत्साह में असावधानी न बरतें, अपने को बचाए रखें और सामने वाले को भी यही हिदायत दें कि अपने को बचाएं। तो निश्चित तौर पर इटावा के डीएम साहब का ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि अति उत्साह में ना रहें, अपने दायित्वों का अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने ज़रूरी काम ज़रूर करें, लेकिन सावधान रहें और कोरोना संक्रमण से खुद को बचा के भी आप देश के प्रति एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि जितनी ही मरीजों की संख्या बढ़ेगी उतने ही हमारे सिस्टम पर लोड बढ़ेगा, और जब सिस्टम पर लोड बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सबको बेहतर सेवाएँ देना आसान नहीं होगा। इटावा से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।